उत्तर प्रदेश में चुनाव की तमाम हर खबरों के बीच बुलेटिन की शुरुआत आज चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ चुनाव आयोग कल से उन सभी 5 राज्यों का दौरा करने जा रहा है जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की टीम कल सबसे पहले पंजाब का दौरा करेगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की टीम अगले हफ्ते गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर का भी दौरा कर सकती है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी होगी। इन 5 राज्यों के दौरे के बाद चुनाव आयोग हर राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। इसके बाद जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी या मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तैयारियां तेज चुनाव आयोग की तरफ से भी? बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से तैयारियां कर ली हैं, जिसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो कल से 5 राज्यों के दौरे पर निकलेगी। सबसे पहले शुरुआत हो रही है पंजाब से, जहां पे जाकर तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग विजिट करेगी और तमाम तैयारियों का जायजा लेगी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो अगले हफ्ते उत्तराखंड का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम, जहाँ पे तमाम तैयारियों का जायजा लेगी। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी चुनाव आयोग के सदस्यों के द्वारा। इसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है उन तमाम रिपोर्ट को देखते हुए जनवरी के दूसरे हफ्ते में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की घोषणा होगी, जहां पे उत्तर प्रदेश चुनाव में फरवरी में मतदान होंगे और मार्च में मतगणना हो सकती है। ये शेड्यूल बनाया जा रहा है क्योंकि अगर विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो है 19 मार्च तक है, तो लिहाजा उसके पहले नतीजे घोषित करवाने हैं, इसलिए फरवरी में मतदान होगा और मार्च में मतगणना हो सकती है। कितने चरणों में ये विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव आयोग अपने इस तमाम तरह दौरे में इसकी योजना तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, पिछले दफे की अगर बात करें तो 6 से 7 दौर में उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव संपन्न हुआ, तो लिहाजा इस बार कितने दौर में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न कराया जाए, इसकी भी एक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद फिर जनवरी के दूसरे हफ्ते में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर कर देगा और 5 राज्यों में अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव में प्रवेश कर जाएंगी। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग अब उन 5 स्टेट में जाएगा जहां पर 2022 में इलेक्शन होने हैं और यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा और संभावना यह है कि जनवरी में डेट्स का ऐलान भी किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। और इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत के एक्सीडेंट की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत के कार एक्सीडेंट की जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। पौड़ी से देहरादून लौट रहे थे मंत्री धन सिंह रावत और इस बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी के मुताबिक वो पौड़ी से देहरादून लौट रहे थे और इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले बताइए क्या ताजा अपडेट है, कैसे हैं फिलहाल मंत्री धन सिंह रावत? बिल्कुल, देखिए प्राची, अभी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपनी विधानसभा श्रीनगर के भ्रमण पर थे और लोगों से बातचीत करके मुलाकात करके वो देहरादून लौट रहे थे। पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक के चोरी खाल क्षेत्र में उनकी कार पलटी है और 2 कारों के बीच में टक्कर हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि धन सिंह रावत को अभी हल्की फुल्की कुछ चोट आई है, जिनका इलाज अभी नजदीक अस्पताल में मंत्री को ले जाकर किया जा रहा है। लेकिन अभी इतनी जानकारी है, गनीमत है कि मंत्री को सिर्फ हल्की चोट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन देहरादून लौटते समय ये हादसा हुआ है पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में। आज धन सिंह रावत का श्रीनगर के इलाकों का भ्रमण था, अपनी विधानसभा में तमाम वो बातचीत करने गए थे, मुलाकात लोगों से की थी और देहरादून उनको पहुंचना था, जिसके चलते कल भी एक कार्यक्रम लगे हुए थे। लेकिन ठीक उससे पहले 2 गाड़ी आपस में टकराई है, जिसमें धन सिंह रावत को हल्की चोटें लगी हैं और ये जानकारी
अभी मिल रही है कि कुछ चोट धन सिंह रावत को मिली है, जिसके चलते जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से अभी जानकारी जो मिल रही है कि वो देहरादून लौट रहे थे, उससे ठीक पहले उनका एक्सीडेंट हुआ है। गनीमत ये है कि अभी हल्की चोट की जानकारी धन सिंह रावत को लगने की मिल रही है प्राची, लेकिन एक हादसा हुआ है और अभी जो जानकारी मिलेगी उसके लिए अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले ये बताएं कि पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक के चोरी खाल का ये पूरा मामला है, जब देहरादून लौटते हुए ये हादसा हुआ है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को हल्की चोटें आई हैं और दो वाहन थे और दोनों की आपस में बिल्कुल विनोद, देखिए जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दी हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। मौके की तस्वीरें भी हमने आपको अपने दर्शकों को दिखा दी हैं। विनोद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी फिलहाल कि हल्की फुल्की चोटें आई हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ है कौन कौन मंत्री जी के साथ इस काफिले में सवार था और एग्जैक्टली कहां पर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, कोई जानकारी? देखिए प्राची, अभी जानकारी जो मिली है सिर्फ ये है कि देहरादून लौटते समय पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक के आसपास ये मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी पलटी है। गाड़ी जब पलटी तो थोड़ी चोट जरूर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी विनोद, एक सहयोगी हैं मंत्री धन सिंह रावत के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगी क्या किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। इस गाड़ी पे भी बहुत नुकसान हुई है। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम थलीसैंण से देहरादून की तरफ को आ रहे थे। चौनी खाल में पाला पड़ा हुआ था और गाड़ी वहाँ पे स्लिप हो गई। गाड़ी वहीं पे रोड पे पलट गई। हमारे साथ यूसीएफ के चेयरमैन माधव सिंह रावत जी और डीसीपी पौड़ी नरेंद्र सिंह रावत और हम सब एक ही गाड़ी में थे। डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी हमारे साथ थे। अभी हल्की चोट लगी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हम नजदीकी सेंटर में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये बता रहे हैं कि हल्की फुल्की चोटें आई हैं, यानी बहुत कुछ घबराने की बात नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की जौनपुर में थी और उनसे वहां खास बातचीत की है मेरे सहयोगी नीतीश पांडे ने। सुनिए। मेरे दो सवाल हैं अखिलेश जी। नंबर एक, बनारस में जिस तरह से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई और आज आपकी ये कहें इसको जनसभा कहें, इसे यात्रा कहें या जवाब कहें। देखिए, ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये उत्साह, जोश और ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ है। आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे जुमले निकले। इनकी हर बात झूठी है, इनका विकास का विज्ञापन झूठा है। जनता बदलाव चाहती है, जनता खुशहाली चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ाई है। मायावती कह रही है कि आप चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है ये सारे लोग और ये जो जन समर्थन है काम आएगा या निष्क्रिय और निष्कासित ही रह जाए? ये हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं। इसी तरह और दलों को साथ लिया है हमने। देखिए, भारी जन समर्थन की बात अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने दौरा खत्म करके दिल्ली लौट रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो सपा ने मिशन यूपी 2022 के लिए पूरा जोर लगा लिया है। अखिलेश यादव ने आज जौनपुर से विजय रथ यात्रा के छठे चरण की शुरुआत की। इस दौरान सपा के साथ गठबंधन करने वाले तमाम सहयोगी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम नजर आया। अखिलेश यादव का ये जौनपुर का 2 दिवसीय दौरा है, जिसके पहले दिन अखिलेश ने बदलाव की अपील करते हुए भाजपा और उसकी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है और 2022 में बदलाव होकर ही रहेगा।
तो आपको बता दें कि देखिए लड़ाई अब पूर्वांचल की जब हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है और पूर्वांचल को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए और मेगा शो वहां पर हुआ, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जौनपुर में ही ताल ठोकते नजर आए, जन समर्थन जुटाते हुए नजर आए। और आइए अब अखिलेश यादव का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। साथ ही उन्होंने डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है, जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूँ, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर मेगा शो करके आज दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन इन 2 दिनों में हुए भव्य कार्यक्रमों और बड़ी योजनाओं का तोहफा देने के बाद अब भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पीएम मोदी वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर वापस दिल्ली लौट आए। पीएम ने कल और आज कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और काशी को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि इसे मेगा शो क्यों कहा जा रहा है। पहली तस्वीर में पीएम मोदी ने भाजपा शासित तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दूसरी तस्वीर में पीएम ने सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान स्थित स्वरवेद मंदिर का निरीक्षण किया, जबकि तीसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद कल रात में उसके निरीक्षण की भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन उमराहा में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान में स्ववेद मंदिर का निरीक्षण किया। पीएम ने उमराहा में लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने काशी में किए गए कामों का बखान किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी बदल रही है और ये बदलाव एयरपोर्ट से ही नजर आने लगता है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है और बनारस मेडिकल हब के तौर पर तेजी से उभर रहा है। वहीं पीएम ने कहा कि काशी का विकास भारत के विकास का रोड मैप है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने काशी के लिए किए गए विकास को लेकर क्या कुछ कहा। तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। काशी के जिस स्वरवेद मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो कई मायनों में बेहद खास है। स्वरवेद मंदिर वाराणसी के उमराहा में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण 7 साल पहले 2014 में शुरू हुआ था।
जिसका निर्माण सदाफलदेव विहंगम ज्योत संस्थान करवा रही है। मंदिर में मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर की दीवारों पर 3137 स्वरवेद के दोहे उकेरे गए हैं। 64,000 स्क्वायर फीट में फैले इस मंदिर में 7 मंजिल है, जिसकी ऊंचाई करीब 180 फीट है। स्वरवेद मंदिर के निर्माण में करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इस मंदिर के शिखर पर कमल के आकार का गुंबद है। खास बात यह है कि इस मंदिर में ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि मेडिटेशन होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसके विदेश के कई राज्यों में और विदेशों में अनुयायी फैले। में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने के साथ भाजपा की तैयारियों की झांकी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली लौट गए, लेकिन वाराणसी में 2 दिनों के प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में सीएम योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि गंगा नदी साफ नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि गंगा ही क्या, भाजपा सरकार अब तक कोई नदी साफ नहीं करा पाई। देखिए, अब एक के बाद एक सियासी वार और पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर शुरू हो गए हैं और इस बार अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ चुनावी घोषणाओं को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इनका जनाधार नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यूपी की जनता ये सब अच्छी तरह समझ चुकी है। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यूपी की जनता अब ये सब काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। पीएम मोदी की गंगा में डुबकी पर राहुल गांधी ने चुटकी ली है। राहुल ने कहा कि अगर कोई और गंगा में स्नान करे तो वो टीवी पर नहीं आ सकता, लेकिन पीएम अकेले गंगा में स्नान करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि पीएम के पीछे 2 से 3 पूंजीपतियों की ताकत है और इन्होंने कैमरों को कैप्चर कर रखा है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। ये सच्चाई है और देश को और किसानों को ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों के घर लौटने के बाद भी सरकार पर विपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच आज लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने मामले के आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लखीमपुर के तिकुनिया कांड की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने आज लखीमपुर कांड को हत्या की सोची समझी साजिश मानते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदलने की मांग की है।
जिसमें हत्या की कोशिश करने की धारा 307 और अपराध की साजिश रचने की धारा 120 भी लगाने की भी मांग की थी, जिसके बाद आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को बदल दिया गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक की तफ्तीश में पाया है कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा हत्या की सोची समझी साजिश थी। आज आशीष मिश्रा समेत तिकुनिया कांड के सभी 13 आरोपियों की लखीमपुर कोर्ट में पेशी हुई, जहां एसआईटी ने कुछ धाराएं हटाने और बढ़ाने की अर्जी दी थी।